जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज एक बड़ी अच्छी खबर आप सबके सामने लेकर आए हैं। भारत के बारे में या इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो रेमिटेंस का जो हाईएस्ट रिसीवर है वो पिछले एक डिकेड से भारत रहा है और इसकी काफ़ी चर्चा भी रहती है कि भारत जो स्किल्ड वर्क फोर्स है वो दुनिया भर को देता है। और ये चर्चा रहती है कि जितनी भी टॉप कंपनीज हैं ग्लोबली उनके सीईओज इंडियंस हैं। और चाहे हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करें या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, यूएस, यूके, सिंगापुर, सभी जगह भारतीय अच्छे पदों पर काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और जो देश को भी वापस आता है रेमिटेंस के रूप में। अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर 25 है, इसमें $135.46 बिलियन जो इंडियन डायस्पोरा है उसने देश को भेजा, जो कि हाईएस्ट एवर रहा है और हाईएस्ट एवर रेमिटेंस रिसीवर इंडिया बना है और टॉप ये नंबर 1 पोजीशन पे भारत बना है। तो ये बड़ी खबर है। इसके आगे से जुड़े कई सारे सवाल हम चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी अच्छी खबर है कि जो भारत है वो रेमिटेंस का हाईएस्ट रिसिपिएंट है और अभी भी इस साल भी फाइनेंशियल ईयर जो फिस्कल ईयर गया 2025 इसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाला भारत 135.46 बिलियन डॉलर्स बहुत बढ़िया अमाउंट होता है। और जैसे-जैसे हम देख रहे हैं कि यूपीआई का चलन बढ़ रहा है, दूसरे देशों में यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, हमारा करार हो रहे हैं और देशों के साथ, तो ये और ज़्यादा भविष्य में बढ़ सकता है। साथ ही साथ जो स्किल्ड वर्क फोर्स है वो भी देश से बाहर जा रही है। बहुत सारे लोग इस पे चर्चा भी करते हैं, कह रहे देखिए नौकरियाँ नहीं है, लोग देश छोड़-छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो उसका भी नतीजा हमें नज़र आ रहा है कि देश छोड़ के जा रहे हैं तो रेमिटेंस में इधर हमें उसके रूप में नज़र आ रहा है देश में। देखिए अंबर जी, आपको मालूम है कि भारत के अंदर 135 बिलियन डॉलर्स का लास्ट ईयर रेमिटेंसेस आया है। ये रेमिटेंसेस क्यों बोला जाता है? ये रेमिटेंसेस वो अमाउंट होता है जो बाहर में जो इंडियंस होते हैं, एनआरआईज होते हैं, अपने देश में पैसा भेजते हैं। और वो पैसा भेजते हैं कि बहुत सारे कामों के लिए भेजते हैं कि कोई अपने घर के खर्चों के लिए भेजता है, कोई एनआरआईज भेजते हैं कि देश के अंदर वो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कोई एनआरआई देश के अंदर एक तरह से बिजनेस लगाते हैं, फिर एक तरह से बहुत सारे कामों के लिए वो लोग अपना पैसा भेजते हैं। और जिस हिसाब से बताया गया है कि आज की डेट में जो टॉप 5 कंट्रीज है उसमें यूएस है, यूएई है, यूके है, फिर बाद में सिंगापुर है। तो ये सब कंट्रीज में भारत की डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अमेरिका की 1.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस है और उधर 6% टैक्स भरती है वो, आप सोचिए। तो वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है और वहाँ से मैक्सिमम पैसा आता है। अमेरिका से मेरे ख्याल से एटलीस्ट 35 बिलियन डॉलर आता होगा और इस साल जो अमाउंट है वो 14% बढ़ा है लास्ट ईयर से। देखिए बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं कि आपने देखा होगा कि कैसे रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, तब लोगों ने बहुत सारा पैसा भेज दिया होगा। किसी को लगा कि रुपया बाद में अप्रिशिएट हो गया होगा, तो ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ग्लोबली भारत के जो टैलेंट है, जो टैलेंट पूल है, व्हाइट कॉलर हो या ब्लू कॉलर हो, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और वहाँ से लोग जो काम करने जाते हैं तो बहुत सारे मजदूर लोग भी देते हैं। तो भारत में यहाँ पे रेमिटेंसेस वो लोग भेजते हैं ताकि उनके घर के खर्चे निकलते जाए। जैसे आपने देखा होगा यूएई में है, कतर में है, गल्फ में तो मैक्सिमम लोग वही काम करते हैं। तो आप ये कॉम्प्रिहेंसिवली 135 बिलियन डॉलर्स एक तरह से हाईएस्ट अमाउंट है। ये 2016-17 में अराउंड 61 बिलियन डॉलर्स था, तो लगभग आज डबल से ज़्यादा हो चुका है 2024-25 में। तो इसका मतलब ये है कि भारत के लोग जो बाहर जा रहे हैं वो अपने देश के अंदर वापस पैसा भेज रहे हैं, रिपेट्रिएट कर रहे हैं ताकि उनको देश की ग्रोथ में वो एकदम ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफआईआई आ रहा है। ओवरसीज इंडियन जो काम कर रहे हैं वो भी अपनी सेविंग्स उधर ना रख के वो भारत भेज रहे हैं। तो
ऐसा हो गया है कि इसमें आपने इसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि यूएस में कानून इस तरह के हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, उसका घर पूरा उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं। तो ज्यादातर और इंडियंस जो हैं वो वहां पर घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी या फिर सेविंग्स इंडियन की होती हैं। तो बहुत सारे लोग जानबूझ के इंडियंस को टारगेट करके उनके आगे, घर के आगे कोई गिर गया, उसकी किसी से कुछ हो गया, जानबूझ के ऐसा करके फिर उनसे पैसा क्लेम करते हैं, और फिर उसके चलते वहाँ पे उन लोगों की प्रॉपर्टीज और जो भी उनके अमाउंट होता है, वो सारी चीजें उनको हासिल कर लिया जाता है, जो छीन लिया जाता है। देखिए अंबर जी, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी लॉस है, बट हाँ आपने बोला है ना, जो इंडियंस को टारगेट हो रहा है वो अनऑफिशियली होता जा रहा है। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब से ये डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, वो इंडियंस को, स्पेसिफिकली इंडियंस को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, बाकी कम्युनिटीज़ को नहीं कर रहे हैं। पहले H1B वीज़ा के ऊपर बात उठाई थी, फिर बाद में उन्होंने, जैसे आपने देखा है कि रेमिटेंसेस जो बाहर से आएगा उसके ऊपर प्रपोज किया था 5% टैक्स लगेंगे, फिर बाद में उसको मॉडिफाई करके 3.5 कर रहा है, और अभी कल जो बिल पास हुआ है उसमें बोला 1% आपको देना पड़ेगा। तो जो 5% टैक्स था वो 1% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स की जरूरत ही नहीं थी, पहले था ही नहीं, पर अब आप ये देखिए कैपिटल कंट्रोल्स आ रहे हैं। वेस्ट अगर ये रेमिटेंस टैक्स लगा रहा है, इट इज फॉर्म ऑफ कैपिटल कंट्रोल्स। आप अगर आपको पैसा भेजना पड़ेगा, तो आप अमेरिका से भारत पैसा भेजोगे तो आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। 1 करोड़ भेजा तो 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, सीधा बात है। तो वो चीज हो गया है। पर सेकंड आप ये भी देखिए कि आज ये 1% है, ये कल बढ़ सकता है। इंट्रोडक्शन हो गया ना, तो एक तरह से बाद में ये बढ़ भी सकता है। और सेकंड आप ये सोचिए, अमेरिका जब भी करता है, बाकी कंट्रीज भी उसको अपना सकते हैं। तो फ्यूचर में भारत के ऊपर ये बहुत बड़ा रिस्क है। और सेकंड, आपको ये भी मालूम है कि जितने भी लोग अभी जा रहे हैं भारत से उधर, वो एक तरह से उधर भी उनको अपॉर्चुनिटीज कम नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी इकोनॉमी का प्रॉब्लम हो चुका है। यूएस अभी यूएस की जो जनवरी टू मार्च में जो जीडीपी है वो 0.5% घटी है। और यूरोप भी एक तरह से, उधर भी ग्रोथ के कोई आसार नहीं है। तो आगे जाके वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। अभी जो ये $135 बिलियन आया है, अच्छी बात है, पर फ्यूचर में हो पाएगा क्या, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। और आप ये भी देखिए, भारत की सरकार ने भी अभी क्या किया है, जैसे रिजर्व बैंक ने बहुत सारे कंडीशंस डाल दिए हैं कि आप ऐसे ही पैसे बाहर नहीं भेज सकते। अभी एक साल में आप $2,50,000, 250,000 USD यू कैन सेंड अब्रॉड। तो पहले क्या होता था कि आप बाहर डिपॉजिट्स करवा देते थे और वो सब करवा देते थे, जिसके कारण भारत के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डिमांड हो जाता था। आरबीआई ने बहुत सारे पर्पसेस के लिए जो यूटिलाइजेशन है, जो बाहर आप भेज सकते हैं, उसके ऊपर कंडीशंस लगा दिए हैं, और बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी हो रहा है। और एक चीज़ है, भारत और यूएस के बीच में एग्रीमेंट शेयरिंग भी हो रहा है, जिसके कारण आप एक तरह से इंफॉर्मेशन, आपने इधर कोई इन्वेस्टमेंट किया, आपने उधर नहीं बताया, तो इंडियन गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली शेयर कर रही है। तो बहुत सारा वो भी कॉम्प्लिकेशंस होता जा रहा है। तो अमर जी, ये मेरा मानना है कि आगे जाके जो रेमिटेंसेस हैं वो इतने टाइप से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सब जगह रिसेशन का माहौल आ चुका है। वहाँ पे एग्जिट टैक्स का, जैसे रेमिटेंस टैक्स चालू कर दिया है। और भारत ने एक तरह से इसके लिए भी आपने देखा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भी अभी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और कैपिटल कंट्रोल्स आ सकता है, ये मेरा मानना है। बट ओवरऑल एक चीज है कि भारत के लोग जो बाहर काम करते हैं वो अपने देश में पैसा भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दे आर इंटरेस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ भारत। और ऐसा है कि बहुत सारा पैसा तो हमको, आपने सुना होगा कि चैरिटीज को भी भेजते हैं वो लोग, कुछ लोग बिजनेस के लिए भी करते हैं। और ये हमारा एक तरह से करंट अकाउंट जो हमारा सरप्लस हुआ है, आपने सुना होगा $13 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ लास्ट 4 क्वार्टर्स में। इसमें ये जो रेमिटेंसेस आए हैं, इसके कारण वो हुआ। बस यही बात एब्सोल्युटली। है। और देखिए, एक और एक चीज जैसे आपने बताया था यूपीआई का, हाँ, यूपीआई के साथ आपने देखा है कि बहुत जगह जहाँ पे भारतीय रहते हैं, वहाँ पे हमने करार कर दिया, भले यूएई में किया है, फ्रांस में किया है, सिंगापुर में किया है। तो ओवरसीज इंडियंस अभी जहाँ से पैसा भेजते हैं, उनको कन्वर्शन कॉस्ट का लगता है।
और पैसा जो आप स्विफ्ट नेटवर्क से भेजोगे आपको 4 से 5 दिन लगते हैं, यूपीआई में ट्रांसफर करते हो आपको सेकंड्स में हो जाता है। उसके कारण एग्जैक्टली। द ईज ऑफ ट्रांसफरिंग द अमाउंट, उसके कारण रेमिटेंसेस बढ़ने का पॉसिबिलिटी लग रहा है। और ये भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के लोगों को एक तरह से सहूलियत दे रहा है, ताकि वो एक तरह से वहाँ से बाहर से पैसे भारत में भेज सके। और ये जितने भी ये एजेंसीज है जैसे वेस्टर्न यूनियन, मनी ट्रांसफर एजेंसीज है, और जो भारत में ट्रेडिशनल वे से जो हवाला रूट से पैसे आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के वे से आते हैं, उसको बहुत हद तक कम कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें बहुत कम है। तो एक तरह से वायबल है, सिक्योर है, तो एवरीबडी इज जो जितने भी भारतीय बाहर है, एवरीबडी इज यूजिंग यूपीआई। तो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है भारत का जो है, इसको डेवलप किया नेशनल एनपीसीआई ने डेवलप किया है। तो ये चीज़ देखिए कि इसमें भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, भारत के रेमिटेंसेस ग्रो हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, मेरा ये मानना है। लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं वो यूएस, यूके, सिंगापुर और इन इत्यादि जो कंपनी है, लेकिन और यहाँ से रेमिटेंसेस बढ़ भी रहे हैं। लेकिन हम अगर गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पहले बहुत सारे भारतीय होते थे और ऑफ कोर्स गल्फ से भी हमें अच्छा रेमिटेंस हासिल होता है, लेकिन अब उधर कम हो रहा है। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए एक तो ऐसा है कि वहाँ पे कॉस्ट बढ़ गए होंगे, वो भी आप देख रहे हैं। इन्फ्लेशन तो सब जगह, आपने इन्फ्लेशन इज़ अ साइलेंट किलर, आपको ये भी मालूम होगा। और जो उधर जा रहे हैं उसको अपना खुद का सर्वाइवल देखना है, वहाँ पे बचा के वो यहाँ पे भेजेगा, ऐसा हो रहा है। और जो इसका मतलब ये है कि ब्लू कॉलर जॉब्स में सैलरीज नहीं बढ़ रहे हैं, पर कॉस्ट जो है यूटिलिटीज़ का या कमोडिटीज़ का, वो बढ़ता जा रहा है। इसका डायरेक्ट असर वहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके कारण मेरे हिसाब से दे आर नॉट एबल टू सेंड रेमिटेंसेज एज दे यूज्ड टू सेंड। जो अमाउंट है वो कम हुआ है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात तो जो चर्चा में अक्सर रहती है कि इतने हजार लोग हर साल भारत से जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, वो अक्सर जो हमारा विपक्ष है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चा करता है कि जितने भी भारतीय हैं जो स्किल्ड हैं, जो सक्षम हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो अच्छा कुछ भारत में कर सकते हैं, वो सब छोड़ छोड़कर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इस सब जगह माइग्रेट हो रहे हैं। अब हमारे पास एक तरफ ये रेमिटेंस है और एक तरफ हमारे जो भारतीय हैं बड़ी संख्या में इन देशों को जा भी रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? पॉज़िटिवली देख रहे हैं या ठीक नहीं है? आप हाउ डू यू मेक दिस? देखिए, जो है ये दीज आर द पीपल हु आर हैविंग द वर्थ एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 50 प्लस करोर्स। वो यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत में हम 30% इनकम टैक्स भरते हैं, 18% हम जीएसटी भरते हैं, उसके बाद भी हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो क्वालिटी लाइफस्टाइल वी आर नॉट गेटिंग। और उसी का, और अगर आप देखा जाए तो दुबई में कोई टैक्स नहीं है, और वहाँ पे वो एक तरह से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकम टैक्स है नहीं। और वहाँ पे आपको क्वालिटी लाइफस्टाइल मिल जाती है, आपको अच्छी सुविधाएं मिल जाती है। बताया जाता है मर्सिडीज जो भारत में अगर होती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, कुछ एक बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, लग्जरी कार है। तो लोग जो लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं, जो एक तरह से सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको एक चीज़ लगता है कि हम अपना जो स्टेटस है, टैक्स का स्टेटस, हम अब्रॉड बन जाते हैं, हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे इंडियंस बाहर जा रहे हैं। इस साल भी बताया जा रहा है 3,500 लोग शायद जा सकते हैं, और मिलियनर्स जा सकते हैं, और वो अपना पैसा लेके जाएंगे। देखिए, इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे उन कंट्रीज़ के साथ ट्रीटी हैं। यूएई और सिंगापुर में इंडियंस ज़्यादा जा रहे हैं। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, बट एक चीज़ है, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भले ही अच्छा हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग उधर ज़्यादा है। भारत के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। और एक अच्छा। चीज़ है, मानता हूँ कि यहाँ पे एक तरह से जो सिटी लाइफ है दैट इज़ नॉट गुड, बट फिर भी ठीक है। मेरा तो ये कि मन है, भले टैक्स 30% हो या 35% हो, आई विल नेवर थिंक ऑफ मूविंग आउटसाइड इंडिया। मेरे को यहाँ से जाने का मन नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें एक तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्यूनिटीज़ चाहिए। वी वांट टू ड्राइव मर्सिडीज, वी वांट टू गो इन
फैंसी रेस्टोरेंट्स एंड वो सब। तो नहीं, आप, वो तो है, मर्सिडीज ड्राइव तो करी, लेकिन मर्सिडीज ड्राइव करने के लिए उनको एक अच्छी सड़क चाहिए जहाँ पर बहुत क्योटिक ट्रैफिक ना हो। यहाँ पे हाँ ट्रैफिक, पोल्यूशन, बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान होते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, मेरे हाँ आसपास के वो, लोग जो यहाँ की इन सारी चीजों से परेशान होकर दे वांट टू माइग्रेट टू सम अदर कंट्री। हाँ माइग्रेट कर रहे हैं, वो उनके लिए बढ़िया है, वहाँ पे जाके वो वेल्थी स्पेंड कर रहे हैं अल्टीमेटली। भारत के अंदर वो सोच रहे हैं हम इतना पैसा कमा के हम इतना नहीं कर पा रहे, अगर हम बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए मोटा मोटी कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी सेविंग्स में, जो कॉस्ट है उधर ज़्यादा ही है। भले ही आप रियलिटी का रख लो या कुछ है, वो सब ठीक है, वो थोड़ा सा लगता है कंपैरिजन में, पर आप उधर जाओगे तो आपको अच्छी सारी सुविधाएं मिलेगी, तो आप और खर्चा करोगे, इंड्यूस, आपका इंड्यूसमेंट ऐसा रहेगा कि यू विल स्पेंड लैविश पार्टीज, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू ड्रेन योर द वेल्थ, क्योंकि आप किसके लिए जा रहे हो, देश के अंदर टैक्स बचाने के लिए जा रहे हो। ठीक है, आपने जितना टैक्स बचाया आप उधर खर्चा कर लोगे, बट वन थिंग है, आप जितना ज़्यादा उधर लैविश लाइफस्टाइल जियोगे, अल्टीमेटली योर सेविंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन, ये मेरा मानना है। और आजकल जो सोशल मीडिया वैलिडेशन और सोशल मीडिया का जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, जिसमें लोग फ्लॉन्ट करना चाहते हैं कि दे गो टू पर्टिकुलर प्लेसेस, दे हैव पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल्स, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंज्यूमेबल्स, जो ब्रैग्स एंड अदर थिंग्स। तो दिस आर द टाइप ऑफ जो बोलते हैं ये सब मीठे खर्चे हैं, इनको जाने दीजिए। अल्टीमेटली भारत में टैक्स रह के भी दे उन्हीं उन्हीं उनके पास ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी अभी भी 7% ग्रोथ पे चल रही है। अगर वो देखा जाए, ठीक है, आज दुबई आपको अच्छा देख रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म में इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल, बट इन द लॉन्गर टर्म यू आर नॉट गोइंग टू सेव एनीथिंग। इन अ स्पैन ऑफ 5 to 10 ईयर्स आप ये देखेंगे कि आपके पास इट विल बी अ ज़ीरो सम गेम, आप कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने ये भी देख लिया कि गल्फ में भी 5% टैक्स चालू कर दिया है, कौन सी कंट्री ने चालू किया मेरे को याद नहीं आ रहा है, इनकम टैक्स उधर भी चालू कर दिया, क्योंकि उनको भी मालूम है 25 से 50 साल का तेल उनके पास है, वो खत्म होने वाला है। अब एक ने चालू किया तो दूसरा भी करेगा, ये बात भी देख लीजिए। मेरे ख्याल से कतर ने चालू किया है। एब्सोल्युटली, सबको एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बनानी है, तो ऑफ कोर्स जिस तरह से सऊदी अरब में बदलाव आए हैं, तो ऐसे ही धीरे-धीरे और भी देशों में हम बदलाव देखेंगे। लेकिन जो ये खबर है, इंडियन डायस्पोरा ने जो रेमिटेंस भारत भेजा है, हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस भारत बना है, $135.46 बिलियन। बहुत बड़ी रकम है और ये हम सबके लिए बड़ी बात है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।